तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि एक ही साथ में पूरा चैप्टर रियल नंबर आप समझ सके। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। ठीक है, याद कीजिए क्लास 6 को, तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 अप टू दीज आर नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं। ठीक है, उसके बाद 6 क्लास में हमने पढ़ा था होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू दीज आर होल नंबर्स। इसके बाद जब हम 7th क्लास में आए तब पढ़ा था हमने इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। तो इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, -2, -1, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स विथ 0, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न के बारे में क्या पढ़ा कि भिन्न जो है P/Q टाइप की संख्याएं होती है, P/Q टाइप की संख्याएं होती है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है। और P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान दीजिए, P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मीन्स जो आपका फ्रैक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स ये हमने पढ़ा 8th क्लास में। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर क्या होता है? ये भी P/Q प्रकार की संख्या होती है ना। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां P और Q के बारे में क्या है कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि P और Q पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो ये है नंबर सिस्टम जो है कि हमने 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये जो पूरा जो नंबर सिस्टम है इसको पूरे को यदि मिला दिया जाए, पूरे को यदि मिला दिया जाए, किसको? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इन सब को अब हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। दीज आर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि all natural numbers are real number, all whole numbers are real number, all integers are real number, all fraction are real number, all rational numbers are real numbers and all irrational numbers are real numbers। ठीक है, चलिए आगे। तो चलिए देखते हैं हम थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें क्या कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब पहले हम देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर
इसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है ना, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन होती है? जो स्वयं के अलावा और दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है वो कहलाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। जैसे 4, तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। सो 4 इज कंपोजिट नंबर। जैसे 6 मान लीजिए, 6 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से है, ठीक है ना। तो ये 4, 6, 8, 9 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा भी दूसरी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, वो कहलाती है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे हम देखते हैं कि 3 जो है केवल 1 से डिविजिबल है और 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी स्वयं से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ये हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो स्वयं से और 1 से डिविजिबल हो, ये कहलाती है प्राइम नंबर्स। और जो संख्या है स्वयं और 1 के अलावा और दूसरी संख्याओं से डिविजिबल होती है, वो कहलाती है कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। तो इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब प्रत्येक जो भाज्य संख्याएं हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब आप देखेंगे जैसे ये 4 के जो फैक्टर आए क्या क्या है? 4 के जो फैक्टर है, यदि 4 के फैक्टर निकाले हम तो कैसे निकालते हैं? 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इस प्रकार से 4 के फैक्टर क्या गए? 2 इंटू 2। वैसे 6 के यदि फैक्टर निकाले तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो 6 के फैक्टर क्या क्या है हमारे पास? 2 इंटू 3। तो ये जो कंपोजिट नंबर है 4, इसको हमने किस रूप में एक्सप्रेस कर दिया? प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में, ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से 6 को 2 इंटू 3, तो 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन है कैसा होगा? यूनिक होगा, मतलब इसके अलावा और हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, इसी प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्यूर, मतलब इसमें ऑर्डर को बगैर ध्यान रखे, मतलब इसको 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर को यानी कि क्रम को बगैर ध्यान में रखे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है या ये जो फैक्टराइजेशन है, ये कैसा है? यूनिक है, इसके अलावा और दूसरा कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका यूज जो है अभी एक्सरसाइज में होने वाला है, वहां और हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये केवल 2 नंबर्स के लिए है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है, और बहुत ही आसान है। तो क्या रिलेशन है 2 नंबर के HCF LCM और उन 2 नंबर्स के बीच क्या रिलेशन है, उसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, मान लीजिए 8 और 18 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 8 और 18 का HCF क्या है और 8 और 18 का LCM क्या है, ठीक। तो यहाँ HCF और LCM निकालने के लिए आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम अलग अलग 8 को अलग लेंगे, 18 को अलग लेंगे, इस प्रकार से इनके फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इसी प्रकार से 18 के फैक्टर आ जाएंगे आपके पास 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि 8 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 18 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? किसका HCF? 8 और 18 का HCF में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? देखिए आप यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है। सो HCF ऑफ 8 एंड 18 इज
2। उसी प्रकार से इनका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 18, इनका एलसीएम क्या होगा देख लीजिए। तो एलसीएम में देखिए 2 2 यहाँ कॉमन था, तो इसको एक बार लिखते हैं। उसके बाद इस 2 का यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, तो इस 2 को लिखेंगे, इंटू 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है, 2 को लिखेंगे, और ये 3 इंटू 3, आपको एलसीएम निकालना आता है। तो इस प्रकार से एलसीएम क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है ना, 72। तो इस प्रकार से ये HCF आ गया 8 और 18 का, और ये आ गया LCM 8 और 18 का, ठीक है। अब आप देखिए ये जो HCF आया और ये जो LCM आया 8 और 18 का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए तो HCF है 2 और LCM है 72, LCM है 72, HCF 2 एंड LCM 72। इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ गया, 72 2 जा हो जाएगा आपका 144। इनका मल्टीप्लिकेशन HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन हो गया 144। और जो दो नंबर दिए हैं आपका, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन, 8 और 18, इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए 8 इंटू 18, 18 8 जा कितना होता है 144। इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आया 144। तो हम क्या देख रहे हैं, जो आपका फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। HCF ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इनटू LCM ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एक रिलेशन हमको मिल गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इंटू LCM ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखिए, याद रखिए, और इससे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में और उन दो नंबर्स के HCF और LCM में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमको इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, सेकेंड और फोर्थ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 140, तो 140 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 7 जा, अच्छा फैक्टर जब भी हम करते हैं तो कहाँ से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2 से, ठीक है। हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, देन 2 का भागने जा रहा है तो 3 से, 3 करने जा रहा है तो 4 से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 7 जा 14 और ये 0 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, तो 5 से, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। इस प्रकार से जो 140 है उस 140 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हो गए आपके 140 के फैक्टर्स, ठीक है। इसी प्रकार से 3 8 2 5 इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है, मतलब ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। 3 से, अब 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे चेक कर सकते हैं हम, जल्दी से इनको सम करेंगे। 5 2 7 8 15 और 3 हो गए 18, 18 मतलब इन नंबर का जो सम है, इन डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। क्या नियम है 3 से डिवाइड करने का, कि इन अंकों को जोड़िए, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, 18 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी, ठीक। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गए यहाँ पर कितने 2 22, तो 3 7 जा 21, 1 बच गए 15, 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 4 और 2 है 6, 6 और 5 11, 11 is not divisible by 3, so 425 is also not divisible by
3, ठीक है। तो 4 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, अब किससे देखते हैं 5 से। तो यस 5 से हो रहा है, 5 8 जा 40 बच गए 2 25, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 बन जा 5 बच गए 3 35, 5 से बन जा 35। अब आ गया 17, तो 17 सीधे 17 से ही डिविजिबल होगा, 17 बन जा 17, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 8 2 5 के जो फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इस प्रकार से ये आपके 3 8 2 5 को हमने इसके प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 7 4 2 9। 7 4 2 9, तो ये देख लीजिए 2 से डिविजिबल है क्या? 2 से नहीं है, क्योंकि ये 9 इसका यूनिट डिजिट है, ठीक है, मतलब ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 6 7, आप चेक कर लीजिए 7 से भी नहीं होगा, 7 8 9 10 11 से भी नहीं होगा, 12 13 14 15 16 17, ठीक है। देखिए 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। कैसे? 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, कितने बच गए? 4 और 2 6, तो क्या हो जाएगा 62 और 17 3 जा 51, कितना बच गया? 2 - 1 1, 6 - 5 1, और ये आ जाएगा 9, और 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। तो इस प्रकार से ये 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है, चेक करेंगे। इसलिए सभी को 30 तक टेबल आना जरूरी है। 30 तक टेबल आएंगे तब आप बड़े इजीली ये फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 17 से डिविजिबल नहीं है, चेक कर लीजिए 18 19, यस 19 से डिविजिबल है। 19 2 जा 38, ये 43 है, 38, तो 13 - 8 हो गए 5, और ये आ जाएगा यहाँ पर क्या 7, तो 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57, 19 3 जा 57। अब आ गया 23, तो 23 जो है 23 से ही डिविजिबल होगा, सो 23 बन जा 23। इस प्रकार से 7 4 2 9 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए? 17 9 × 19 × 23। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर इन नंबर्स को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये पेयर हमको दिए हैं इंटीजर्स के, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और उसके बाद बोल रहे हैं एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो ये रिलेशन हम देख चुके हैं, इस रिलेशन को यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इन संख्याओं के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। सिमिलरली 91 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है और ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। 3 से डिविजिबिलिटी जो है कैसे चेक करते हैं? इन दोनों ही डिजिट का सम 9 और 1 क्या हो गया 10। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 91 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से 6 से ये डिवाइड होगा, किससे? 7 से। तो 7 बन जा 7 एंड 2 बच गया 21, 7 3 जा 21, और ये 13 बन जा 13। तो इस प्रकार से 26 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 × 13, और 91 के फैक्टर आ गए 7 × 13, ठीक है। अब हम इनका HCF लिख देते हैं पहले। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो HCF क्या हो गए 13। और LCM 2 एक बार लिखेंगे, LCM फाइंड आउट करना आता है आपको। 13 13 का पेयर बन रहा है, एक बार आ जाएगा इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 13 से बन जा 91, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182
182 क्या आ गया एलसीएम। अब जो रिलेशन हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है हमारे पास 182 और एचसीएफ है 13, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26, यहां कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 6, सॉरी 3 8 जा 24, 2 बच गया था, तो 3 1 जा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 182। तो इस प्रकार से आ गया 6 6, ये 3 और ये 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6, ठीक है, 2 3 6 6 एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ये फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, टू नंबर्स कौन से, 26 एंड 91, 26 इंटू 91। तो ये कर लेते हैं 26 इंटू 91, ये हो जाएगा 26, 9 6 जा 54, बच गए 5, 9 2 जा 18 और 5 हो गए 23, ये 6 6 2 3, क्या आ गया 2 3 6 6। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन भी 2 3 6 6 और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी 2 3 6 6। तो इससे क्या हुआ, रिलेशन वेरीफाई हो गया। कौन सा रिलेशन, सो दिस इंप्लाइज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। इस प्रकार से रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दो संख्या है 510 और 92। तो इन दोनों के सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो 510 इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, बच गया 1, 11 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया 10 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 10 to 12, 12 डिविजिबल बाय 3, सो 3 से डिवाइड हो गया, 3 8 जा 24, 1 बच जाएंगे 15, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो कैसे होगा 5 5 1 जा 5, 3 बच गए 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। तो इस प्रकार से ये 510 के फैक्टर फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट 92 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब हो जाएगा 23 1 जा 23, ठीक है ना। इस प्रकार से 510 के फैक्टर आ गए हमारे पास क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार से 92 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, देखिए दोनों में केवल कॉमन क्या है 2, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार से एलसीएम क्या होगा, तो ये 2 2 लिखा है एक बार, ये 3 पेयर नहीं बन रहा है तो 3, ये 5, ये 17, ये 2 और 23, ठीक है। इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये निकल आएगा इसका एलसीएम। क्या हो गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 17 कितना हो जाएगा 510, है ना, 510 और ये है 23 इंटू 2 मतलब 46। तो 510 यहां मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 510 इंटू 46, 6 0 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, कौन से टू नंबर 510 एंड 92, इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। 510 इंटू
92, ठीक है, 510 इंटू 92। ओ सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है, हाँ ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले एलसीएम फाइंड आउट किया था हमने, तो एलसीएम फाइंड आउट किया था, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 23460 इंटू एचसीएफ क्या है 2। पहले इनका मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कौन से, 510 और 92, जिनका एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड आउट करी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, ठीक है ना। क्या आ गया, 4 6 9 2 0। तो हम क्या देख रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ गया, 4 6 9 2 0, और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ गया, 4 6 9 2 0। तो इससे क्या होगा कि रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस प्रकार से रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, ठीक है ना, इन दो संख्याओं का एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने जो रिलेशन देखा था दो नंबर के, जो एलसीएम और एचसीएफ और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो एक रिलेशन हमने देखा, उसी रिलेशन का हम यहाँ यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या रिलेशन देखा था कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इंटू एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 306 और सेकेंड नंबर 657, ठीक है ना, यही तो है, ये रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम। किसका एचसीएफ, ये जो गिवन टू नंबर्स होते हैं उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और उनके एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के गुणा के बराबर होता है, ये रिलेशन हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी रिलेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको ये कहा जा रहा है कि एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है, 306 और 507 का 306 और 657 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक। इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो ये हमको एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, इसका एचसीएफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू क्या, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 हमको दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया इंटू एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसका हमने यहां पर यूज किया है, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक प्रकार का इक्वेशन है। तो 9 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। तो देखिए 306 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 27, बच गए 3 36, तो 9 4 जा 36, तो ये आ गए 34 इंटू 657, ठीक है। तो ये क्या निकल रहा है, इसका एलसीएम फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 657 इंटू 34, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 3 6 जा 18 एंड 1 19। इस प्रकार से 8, ये 3 6 7 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। इस प्रकार से ये
इन दो नंबर्स का एलसीएम यहां पर फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया है, जो रिलेशन हमने सीखा था उस रिलेशन का यहां पर यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि 6 raised to the power n, मतलब जैसे 6 raised to the power n, यहाँ n का हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यदि ये बोल रहा है कि यदि आप n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 की पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा 6। यदि n का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 मीन्स 6 इंटू 6 यानी कि 36। इस प्रकार से n का वैल्यू यदि 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 raised to the power 6 raised to the power 3 मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 66 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 216। तो ये कहा जा रहा है कि यदि हम इस प्रकार से n का वैल्यू बढ़ाते जाए, कोई भी नेचुरल नंबर ले ले हम, तो क्या कभी 6 raised to the power n का जो एंड है विद द डिजिट 0 होगा क्या, कि इसके एंड में कभी 0 आएगा क्या। ठीक है, तो हमारे पास तो नेचुरल नंबर कितने, इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम जब चेक करेंगे तो केवल 1 2 2 3 संख्याओं के लिए चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको जनरलाइज्ड करना होगा कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है कि यदि जिसके लिए 6 raised to the power n का एंड जो है वो 0 पर होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कंट्राडिक्शन के द्वारा सॉल्व करते हैं। कंट्राडिक्शन क्या होता है, ये यहां हमको प्रूव करना है क्या कि क्या 0 पर एंड होता है क्या। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ 6 raised to the power n का जो एंड है वो 0 पर होता है। ठीक है, तो अब कोई भी संख्या जिनका एंड 0 पर होता है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, कोई भी संख्या जिसका एंड 0 पर होता है, ये संख्या हमेशा ही 5 से डिविजिबल होती है। ठीक है ना, हमेशा क्या होती है 5 से डिविजिबल होती है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। ठीक है, तो जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है वे संख्याएं हमेशा 5 से डिविजिबल होती है। ठीक है, और ये दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये 5 से डिविजिबल क्यों है, 10 जो है 10 5 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि यदि हम 10 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5, मतलब 10 के जो फैक्टर है उसमें 5 सम्मिलित है। मतलब किसी संख्या को 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि उस संख्या के यदि हम फैक्टर करें तो उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन्हीं बातों का जो है, इन्हीं जानकारियों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट 6 raised to the power n एंड विथ द डिजिट 0। मान लिया कि 6 raised to the power जो n है वो डिजिट 0 पर एंड होता है। अब डिजिट 0 पर एंड होता है तो फिर क्या होना चाहिए कि 6 raised to the power n को 5 से डिविजिबल होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज 6 raised to the power n will be divisible by 5। 5 से डिविजिबल होगा। अब ये 5 से डिविजिबल कब होगा, जब 6 raised to the power n के फैक्टराइजेशन में 5 मौजूद होगा। सो दिस इंप्लाइज 6 raised to the power n would contain 5 as a फैक्टर। ठीक है, कि 6 raised to the power n में क्या होगा 5 एक फैक्टर के रूप में होगा। ठीक है, बट हम देखते हैं 6 raised to the power n के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे। देखिए 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहां पर पावर n है। ठीक है, क्या फैक्टर आए 2 इंटू 3। ठीक है ना, इसको ऐसे समझ ले 2 इंटू 3 raised to the power n। अब यदि हम यहाँ n का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 3। अब यदि n का वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। मतलब इसको आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, लेकिन लिखेंगे क्या 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मतलब 2 और 3 ही होंगे। मतलब क्या हुआ 6 raised to the power n में जो फैक्टर के रूप में जो आएंगे वो केवल क्या आएंगे 2 और 3। मतलब यहां पर फैक्टर 5 मौजूद नहीं है।
ठीक है। जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि यदि 6n का एंड 0 पर होता है तो फिर 6n जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होगा मतलब 6n का एक फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। बट हम देख रहे हैं कि 6n के जो फैक्टर है वो इस प्रकार से, जिसमें केवल 2 और 3 है। और हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार ये जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, मतलब इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है, यूनिक है, इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हुआ कि 6n के फैक्टर्स में 5 शामिल नहीं है। सो दिस इंप्लाइज 6n नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर। यहां 5 जो है फैक्टर के रूप में मौजूद नहीं है। सो दिस इंप्लाइज 6n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कभी यहाँ 6n होता है, कभी 8n होता है, कभी 12n होता है। तो इस प्रकार से एक हमने ये प्रोग्रामिंग कर दी, ठीक है। अब यदि 8n आ गया तो यहां क्या लिखेंगे, लेट 8n एंड विद द डिजिट 0। सो दिस इंप्लाइज 8n विल बी डिविजिबल बाय 5। तो सेम केवल आपको क्या करना है, केवल संख्या को चेंज कर देना है। यहां पर फैक्टर में क्या आ जाएंगे, यदि 8 होगा तो 2 × 2 × 2 होगा, ठीक है। तो वहां पर भी 5 नहीं होगा। इस प्रकार से 8n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 हो जाएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है हमको, ठीक है। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक। तो आप देखिए ये यहां से यहां तक, मतलब इसमें 2 टर्म्स है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 13 कॉमन निकल रहा है। तो 13 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा, 7 × 11, 13 तो बाहर आ गया कॉमन में, प्लस 13 यहाँ पर है तो 13 बाहर है तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। इस प्रकार से क्या आ गया 13 × 11 7 जा 77 + 1, तो हो गया 13 × 77 + 1 हो गया 78। तो हम इस नंबर को दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। सो दिस इज कंपोजिट नंबर, इसलिए क्या है ये कि कंपोजिट नंबर है, इसलिए कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सिमिलरली दूसरी संख्या जो है आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, 5 कॉमन है, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्या आ जाएगा अंदर 7 × 6, 5 बाहर आ गया, × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 बन जा 5, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा 5 × इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 × 6 जा 42, और ये हो गए 4 × 3 जा 12, 2 जा 24 प्लस 1, मतलब 5 × इनका मल्टीप्लिकेशन 24 और 2 जा 48, ठीक है ना। 42 और 24 का मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा 24 4 जा
96 और 4 क्या हो गए 1008 प्लस 1, तो इस प्रकार से ये हो गए 5 इंटू 1008 और 1 हो गए 1009। तो इस नंबर को हम दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख पा रहे हैं। सो दिस इज कंपोजिट नंबर, तो दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कहा गया कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है ना स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर क्या है पाथ है, इस प्रकार से सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया इसका एक राउंड लेने में कितना समय लगाती है 18 मिनट का समय लगाती है, ठीक है ना। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और इसी ये 18 मिनट किसका टाइम है सोनिया का, ठीक है ना, सोनिया का टाइम है। और इसी का एक राउंड लगाने में, इसी पाथ का एक राउंड लगाने में रवि क्या कर रहा है, कितना टाइम लेता है 12 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है, 12 मिनट का टाइम लेता है, ठीक। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए दोनों ने, सोनिया ने और रवि ने, सोनिया एंड रवि दोनों ने जो है सेम पॉइंट से ये स्टार्ट किया था, ठीक है, इसका राउंड लेना स्टार्ट किया था। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था और सेम टाइम पर स्टार्ट किया था। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में राउंड ले रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या हुआ था शुरू में, देखिए ये जो सोनिया है 18 मिनट का टाइम ले रही है और रवि जो है 12 मिनट का टाइम ले रहा है, ठीक है। शुरू में दोनों ने ही सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर स्टार्ट किया था, इसका राउंड लेना स्टार्ट किया था, ठीक है। स्वाभाविक है कि सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मतलब रवि का राउंड जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सोनिया को ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से उनके बीच में एक डिस्टेंस बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद, यदि इस प्रकार से राउंड लेते रहे तो कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ फिर से मिलेंगे, कितने मिनट के बाद, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े अच्छे समझ लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बैंक, रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, केवल आपको ये जो 18 और 12 है इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या है आपके पास टाइम 18 मिनट, तो 18 के फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए पहले। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। और दूसरा नंबर है 12, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक। इस प्रकार से 18 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 2 कॉमन है, ये 2 हो गए, ये 3 और 3 कॉमन है, ये 3 हो गए, इनटू ये 3 और ये 2। इस प्रकार से एलसीएम क्या आ गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36 मिनट, ठीक है ना। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सो आफ्टर 36 मिनट, so after 36 मिनट, ठीक है, they meet again at the starting point, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका एक्सरसाइज यहां पर 1.1 कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है ना। ये हम जान चुके हैं, 9th क्लास में भी इसमें विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इरेशनल नंबर, जैसे ये अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जैसे कि √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से ये इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। ये √2, √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो 10th क्लास में हमको ये प्रूव करके बताना है
कि √2, √3, √5, √7 जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जैसे एक्सरसाइज 1.2 जो है, एक्सरसाइज 1.2 ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना, हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसमें आपको कभी ये पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, कभी √3 इज इरेशनल, कभी √5 इज इरेशनल, कभी √7 इज इरेशनल। तो इस प्रकार से ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक ऐसी प्रोग्रामिंग बनाते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि चाहे वो √2 का क्वेश्चन आए या √3 का या √5 का या √7 का है, सभी को एक जैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सबको सॉल्व करने का पैटर्न सेम है। तो एक अच्छे से सीख जाइए, बाकी सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बात और पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 8/12, ठीक है। तो 8/12 को हम इसके यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 8/12 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखना होगा हमको, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना, 2/3। और अब देखिए दोनों में 8/12 और 2/3 में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो हम देख रहे थे कि 8 के पास 2 कॉमन फैक्टर है, मतलब 8 का एक फैक्टर 2 है, 12 का भी एक फैक्टर क्या है, 2 है। मतलब दोनों के पास 8 और 12 दोनों के पास 2 जो है कॉमन फैक्टर था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, 2 और 3 यदि हम इसमें देखें तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। 2 का एक फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 के फैक्टर 1 और 2 होंगे, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3 होंगे। तो दोनों में कॉमन कौन है, 1 है। तो 2 और 3 अब ऐसे संख्याएं आ गई हमारे पास जिनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और ऐसी संख्याएं जिनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर, ठीक है। ये कोप्राइम नंबर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लिख दे 6/7, तो देखिए 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और खुद 6 भी, और 7 के 1 और 7, ठीक है ना। तो 1 और 6 और 7 के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम 6 और 7 को क्या कहेंगे, कोप्राइम नंबर। 6 और 7 क्या है, कोप्राइम नंबर है जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि 8 का एक फैक्टर 2 है, इट मींस 8 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। 12 का एक फैक्टर 2 है, मतलब 12 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। मतलब यदि इनके फैक्टर है तो उन फैक्टर से वो संख्याएं डिवाइड होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। देखिए क्यों, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 16/2 क्या होगा, 8, और 4/2 क्या होगा, 2। तो क्या देखा हमने कि यदि 4 स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 4 भी 2 से डिविजिबल होगी। तो इसको यदि हम जनरलाइज करें तो यदि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो फिर a भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। तो इनकी हमको जरूरत पड़ने वाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या सीखा हमने कि यदि 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार यदि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये दो बातों को, एक तो कोप्राइम नंबर और ये जो डिविजिबिलिटी वाली बात है, इसको ध्यान रखिए और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चूंकि इसमें हमको क्या प्रूव करना है, इसमें हमको प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम मान के चलते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। √5 क्या है, रेशनल है। जब √5 एक रेशनल है नंबर है तो फिर उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है ना। सारे रेशनल नंबर को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं।
तो इफ रूट 5 इज रेशनल देन वी हैव रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b क्या है, को प्राइम है, a और b क्या है, को प्राइम है। और अब जानते हैं को प्राइम के बारे में भी हमने देखा था, a और b को प्राइम है, इसका अर्थ क्या है कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल a अपॉन b होल स्क्वायर, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, ठीक है, या इसको हम ले सकते हैं b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 5। इसका मीनिंग क्या है आप समझिए, इसका मीनिंग क्या है कि जब हम a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है b स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे। जब हम a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है b स्क्वायर, इसका अर्थ ये हुआ a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है b स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका अर्थ ये हुआ। जैसे हम लिखते हैं ना 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 4, इसका अर्थ क्या है 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या है 4, वैसे ये भी हुआ a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आया b स्क्वायर। तो इसका अर्थ हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a square is divisible by 5. So this means a is also divisible by 5, ठीक है। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक। और मान लेते a से 5 को डिवाइड करने पर आंसर आता है c, मान लेते लेट, माना कि क्या कि a, ये बोलो ना a इज डिविजिबल बाय 5, a को 5 से डिवाइड करने पर आंसर आता है मान लीजिए c, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 5c, ठीक है। अब a इक्वल 5c का जो वैल्यू है, अब यहां इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं a, यहां रख देते हैं, पुट a इक्वल 5c इन इक्वेशन नंबर a। अब इक्वेशन नंबर a क्या है आपके पास, b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल a का वैल्यू क्या आ गया 5c, तो 5c का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर मतलब 5c का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गए 5, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 25 कैंसिल 5 टाइम्स, 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां लाया, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब आप देखिए क्या आ गया b स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि b स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है c स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या निकला b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यहां से क्या निष्कर्ष आ गया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी हमने क्या देखा, यहां हमने कहा इसको नंबर 1 बोल दीजिए और इसको नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो नंबर 1 से हमने क्या देखा कि a इज डिविजिबल बाय 5, a इज डिविजिबल बाय 5, और यहां देख रहे हैं b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। जबकि हमने क्या कहा था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, तो जब ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो बाय 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5। सो बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या कंक्लूजन आ गया कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5। तो एक प्रकार का ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। दिस
contradicts to the fact that A and B are co-prime। ठीक है, समझ में आ रहा है कि A और B को-प्राइम है तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि ये इक्वेशन 1 और 2 के बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, 1 और 2 क्या बता रहे हैं कि A एंड B का एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। तो फिर A और B का कॉमन फैक्टर 5 हो गया तो A और B को-प्राइम नंबर नहीं रहे, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट A एंड B आर को-प्राइम। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज और इनकरेक्ट असम्पशन। हमने क्या लेकर चला था कि √5 इज रेशनल नंबर। दिस contradiction has arisen because or incorrect assumption क्या, that √5 is rational। ठीक है, और हमने क्या एज्यूम करके चले थे कि √5 इज रेशनल। ठीक है, सो फाइनली क्या हो गया, वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम प्रूव करेंगे। अब चाहे क्वेश्चन √5 बोले या √2 बोले, √3 बोले, तो आपको करना क्या होगा, जहां जहां हमने यहां √5 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर आ जाता है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तो जहां जहां √5 है वहां क्या रखना होगा, आपको √2 रखना होगा, या √2 का स्क्वायर आ जाएगा और उसी प्रकार से उसको आगे सॉल्व कर चलेंगे। तो एक प्रकार से प्रोग्रामिंग हो गई इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रोग्रामिंग का यूज करके जो है आप √2, √3, √5 किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसको भी सेम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक, तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल प्रूव करना है, तो हम मानकर चलते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, क्या मान लिया कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। इरेशनल प्रूव करना है, इसको हम रेशनल मान करके चलेंगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 3 + 2 √5 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A/B। ठीक है, जहां A एंड B आर को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम नंबर है मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो जैसे √2, √3, √5 को सॉल्व करने का एक हमने प्रोग्रामिंग जैसे बना दी थी, उसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन उनका प्रोग्रामिंग थोड़ा अलग है। ये जो है इसका प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे 3 + 2 √5 हो या 3 × √5 हो या 3/√5 हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा प्रोग्रामिंग है ये। इसके अनुसार आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहां पर हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके, चाहे यहां पर रूट वाली संख्या जैसे √2 हो, √3 हो, √5 हो, कोई भी हो, केवल उसके लिए सॉल्व करना है। बाकी सारी संख्याओं को हमको कहां लेकर जाना होगा, राइट हैंड साइड में। तो सॉल्व कीजिए, तो +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 √5 = A/B। +3 उधर गए तो क्या बन गए, -3, सॉरी +3 उधर गए तो हाँ -3 बन गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 √5 = यहाँ एलसीएम आ जाएगा क्या, b 1 जा b, 1 टाइम कैंसिल हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई किया a को, a आ गया, 1 से b को डिवाइड करेंगे 1 से तो b टाइम डिवाइड होगा, तो b इंटू क्या आ जाएगा 3b। ठीक है, अब ये 2 को यहाँ से हटाना होगा तो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा √5 = a - 3b/2b। इसको नंबर दे दीजिए, मान लीजिए a। अब ये जो इक्वेशन नंबर a है, इसको ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो a, b और 2 ये सब क्या है, इंटीजर्स है, सभी के सभी इंटीजर्स हैं, सभी के सभी इंटीजर्स हैं। तो ये पूरा जो है, ये पूरा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q प्रकार की संख्याएं रेशनल नंबर होती है, जहां P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो ये a, b, 2, 3 सभी के सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये
क्या होगा, एक ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल नंबर है। जब राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, सॉरी रेशनल होना चाहिए। क्या, राइट हैंड साइड रेशनल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, तो बाय इक्वेशन नंबर ए, a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि √5 को भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यही कंट्राडिक्शन आ गया। क्या कंट्राडिक्शन आ गया कि अभी अभी हमने प्रूव किया था कि √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो दिस contradicts the fact that √5 is irrational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, बिकॉज और इनकरेक्ट एसम्पशन कि हमने इसको क्या मान लिया था, रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स has arisen because or incorrect assumption that, क्या इनकरेक्ट एसम्पशन होगा कि 3 + √5, 3 + 2√5 is rational। So finally we conclude that 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो इसमें फर्स्ट दिया है 1/√2। 1/√2 ये इरेशनल नंबर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी सॉल्व किया था हमने सेकंड क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे इसको 1/√2 को प्रूव करना है इरेशनल, तो हम इसको लेकर चलेंगे क्या है कि ये क्या है, रेशनल नंबर। तो लेट अस एज्यूम दैट, क्या मान लिया कि 1/√2 इज रेशनल, 1/√2 इज रेशनल। अब 1/√2 रेशनल है तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b, वेयर a एंड b आर, ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम। ठीक, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने बताया था कैसे सॉल्व करना है कि रूट वाली संख्या केवल लेफ्ट हैंड साइड में रहे, बाकी सब कहां चला जाए, राइट हैंड साइड में चला जाए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √2 इंटू a, √2 इंटू क्या हो जाएगा, a इक्वल 1 इंटू b क्या होगा, b। सो √2 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, b/a। दिस इज इक्वेशन नंबर a। ठीक, तो अब हम इक्वेशन नंबर a में क्या देख रहे हैं कि b और ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हैं तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो राइट हैंड साइड रेशनल हो गया तो लेफ्ट को भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, जबकि ये क्या है, इरेशनल है। तो यही कंट्राडिक्शन है, तो और इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए से क्या हो रहा है कि ये जो b/a है ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि b और a दोनों क्या है, एक इंटीजर हैं। b/a इज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर √2 को भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज √2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यही कंट्राडिक्शन है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट
√2 इज इरेशनल। तो दिस contradiction has arisen because or incorrect assumption that, क्या इनकरेक्ट assumption कि हमने ये लेके चला है कि 1/√2 इज रेशनल, 1/√2 इज रेशनल। सो करेक्ट assumption क्या हो जाएगा, या हम क्या कंक्लूड करेंगे? सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो क्या प्रोग्रामिंग है, कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको? 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल है। ठीक, रेशनल लेकर चला, जब रेशनल है तो फिर इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a/b। इसको सॉल्व करके एक साइड में ये रूट वाली संख्या ले आएंगे, दूसरे साइड में बाकी संख्याओं को लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि b और ये जो राइट हैंड साइड है ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स तो है तो फिर क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो जब राइट हैंड साइड रेशनल है तो ये लेफ्ट को भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज और इनकरेक्ट assumption जो हम मानकर चले वो गलत है, ये धारणा जो हमारी गलत है। तो सही धारणा क्या है कि 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं इसी में थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे इसके बाद जो है, इसके बाद है सेकंड वाला 7√5। अगला क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, 7√5 देखिए, इसी में और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 7√5 इज इरेशनल प्रूव करना है हमको। तो लेट अस अस्यूम दैट क्या हो जाएगा, 7√5 इज रेशनल, ये मानकर चला। तो फिर क्या होगा, 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। सीधे 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो बाय इक्वेशन नंबर ए क्या हो जाएगा, a/7b इज अ रेशनल नंबर बिकॉज a/7b ऑल आर इंटीजर्स। तो a/7b इज रेशनल नंबर। सो यहां आ जाएगा √5 है ना, इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। But this contradicts to the fact that √5 is irrational. This contradiction has arisen because of incorrect assumption that क्या 7√5 is rational. So we conclude that 7√5 is irrational. ठीक है ना, तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, थर्ड को सेम इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर रियल नंबर्स जो है यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है, समाप्त हो गया है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।